Hello everyone, this is Dheeraj Awasthi from Kanpur and you are watching Mathological Ways। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पोलर फॉर्म की इस कर्व की ट्रेसिंग करने जा रहे हैं। कर्व आप देख सकते हैं r² = a² cos 2 थीटा और ये 15th वीडियो है कर्व ट्रेसिंग की सीरीज़ का। इससे पहले जो शुरू के 12 वीडियोस थे वो कार्टेशियन फॉर्म की ट्रेसिंग पर बेस्ड थे। उनमें हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म की ट्रेसिंग को कम्प्लीटली डिस्कस किया है और 13th वीडियो से पोलर फॉर्म स्टार्ट हुई थी। 13th वीडियो में एग्जैक्टली वर्किंग रूल डिस्कस किया गया था और उसके बाद 14th और 15th ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें हम लोगों ने हर वीडियो में एक एक प्रॉब्लम को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो जाकर के सारे वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम, जिसमें कि हम इस कर्व की ट्रेसिंग करेंगे पोलर फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप होता है किसी कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए सिमेट्री चेक करना। सो इन द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू चेक द सिमेट्री। देखिए इस कर्व में कई प्रकार की सिमेट्री है। सबसे पहली सिमेट्री के रूल्स वर्किंग रूल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। 13th वीडियो था, जिन लोगों को रूल्स पढ़ने हो जा करके वहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली सिमेट्री है कि अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे इक्वेशन में। आप देख सकते हैं कॉस में माइनस रखने पर थीटा की जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसका मतलब होता है कि हमारा जो कर्व है वो इनिशियल लाइन यानी जो पोलर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस उसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसके हिसाब से सिमेट्रिक अबाउट पोलर एक्सिस या इनिशियल लाइन जिसको आप कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन हमारा कर्व सिमेट्रिक हो गया। सेकेंड टाइप की सिमेट्री इसमें जो है, अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस थीटा से और ऐसा करने पर कोई चेंज नहीं आता है। देखिए कॉस जो है वो जब हम 2 के अंदर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये बनेगा कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस में कोई चेंज नहीं होता है तो ये कॉस 2 थीटा ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी नो चेंज, और नो चेंज के कारण थीटा पाई माइनस थीटा रिप्लेस करने पर अगर चेंज नहीं होता है तो रूल ये है कि सिमेट्रिक अबाउट पाई एक्स इक्वल टू सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, जो एक्चुअली वाई एक्सिस का की जगह पर इस लाइन को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और वाई एक्सिस की तरह आप इस लाइन को समझ सकते हैं। एक्चुअली अगर ये पोल है आपका तो ये इनिशियल लाइन होती है जिसको आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं और ये लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन होती है जिसे आप वाई एक्सिस की तरह मान सकते हैं। तो दूसरी सिमेट्री एक तो एक्स एक्सिस में भी है, दूसरी वाई एक्सिस में भी है, और एक और सिमेट्री इस कर्व के पास है और वो रूल है कि अगर हम r को माइनस आर से रिप्लेस करते हैं यानी r का साइन चेंज करते हैं, और स्क्वायर के कारण आप देख सकते हैं r का साइन चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी नो चेंज की ही स्थिति आ रही है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट पोल। पोल को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पर पोल कहेंगे। पोल की सिमेट्री का मतलब होता है अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री। जैसा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा इधर थर्ड में होगा, जैसा सेकंड में होगा वैसा फोर्थ में होगा। लेकिन चूंकि पोलर फॉर्म में क्वाड्रेंट वगैरह ये सब वर्ड नहीं यूज़ होते हैं, 2 एक्सिस भी नहीं एक्चुअली यहाँ पर कही जा सकती। पोलर फॉर्म में सिर्फ एक ही एक्सिस यूज़ करते हैं। आप सपोर्ट इस लाइन का ज़रूर ले सकते हैं लेकिन इसे आप सेकेंड एक्सिस नहीं कह सकते। यहाँ पर एक्सिस पोलर फॉर्म में एक ही होती है। The only one axis is the initial line. So in total this curve is going to have these 3 kinds of symmetry. उसके बाद सिमेट्री चेक करने के बाद अगला पॉइंट होता है पोल पर हमारे कर्व का नेचर डिस्कस करना। What kind of nature does the curve possess at pole? तो पोल के लिए रूल आप जानते हैं कि सबसे पहले पुट किया जाता है r इक्वल टू 0। पोल पर नेचर से तात्पर्य है कि हमारा कर्व पोल से पास करता है कि नहीं, और सारी थ्योरी पहले ही पिछले वीडियोस में पढ़ाई जा चुकी है। जब r को 0 रखेंगे तो तरीका ये होता है कि यहाँ से थीटा की कुछ वैलिड वैल्यूज़ निकलनी चाहिए। अगर ओरिजिन से पास करना है, पोल से पास करना है कर्व को, देन देयर मस्ट बी सम वैल्यूज ऑफ थीटा करस्पॉन्डिंग टू r इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा 0 होगा तो 2 थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, जिससे थीटा हमारा प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। यानी थीटा की 2 वैल्यूज आ गई। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमारा कर्व
न केवल ओरिजिन से पास करता है, द कर्व पासेस थ्रू द पोल, और इसी पॉइंट में एक चीज़ और मिल जाती है कि r=0 रखने पर थीटा की ये जो वैल्यूज आती हैं ये ओरिजिन पर या पोल पर टेंजेंट्स कहलाती हैं, टेंजेंट्स एट द पोल, एंड टेंजेंट्स एट द पोल आर थीटा = ±π/4। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब पोल पर दो टेंजेंट मिलें, यानी एक लाइन ये आएगी π/4 और दूसरी लाइन ये आएगी -π/4, और ये दो टेंजेंट होंगी, इनके बीच में कर्व की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि टेंजेंट से ही आइडिया लग रहा है कि कर्व इस टाइप का होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा नोड बनेगा, ओरिजिन इज़ अ नोड, क्योंकि जब एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स होती हैं कर्व की, एक से ज़्यादा टेंजेंट होती हैं, तो वो पॉइंट नोड कहलाता है। तो एक निष्कर्ष ये भी निकल आया कि पोल इज़ अ नोड ऑफ दिस कर्व, पोल इज़ अ नोड। तो हमें इस पॉइंट से तीन जानकारियाँ मिली r=0 वाले पॉइंट से, कि हमारा कर्व पोल से पास करता है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी ये कि हमारे कर्व की दो टेंजेंट्स हैं ओरिजिन पर, थीटा =±π/4, और दो टेंजेंट होने के कारण जो पोल है उसका नेचर एक नोड के जैसा है, पोल इज़ एक्चुअली अ नोड ऑफ दिस कर्व। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट में हम लोग अपने कर्व का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। सो इन द थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। इस पॉइंट में एक्चुअली ये देखा जाता है कि कर्व कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा और कहाँ तक नहीं। तो इसका तरीका ये होता है कि थीटा की जिन वैल्यूज़ के लिए r इमेजिनरी हो जाएगा वहाँ पर हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं r² = a² cos 2θ है, तो cos की वैल्यू निगेटिव कहाँ होगी? आप देख सकते हैं कि जब हमारा थीटा जो है ग्रेटर देन हो जाएगा π/4, और π/4 से लेकर के 3π/4 तक जब हमारा थीटा रहेगा, π/4 से लेकर के 3π/4, तो यहाँ से यहाँ तक जो है cos 2θ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, cos 2θ इज़ नेगेटिव, और जब cos 2θ नेगेटिव होगा तो r² नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। r² नेगेटिव का मतलब हो गया r की वैल्यूज यहाँ पर कैसी मिलेंगी, जहाँ पर स्क्वायर नेगेटिव होगा वहाँ पर r की वैल्यू इमेजिनरी मिलेंगी, और कर्व वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ पर r और थीटा दोनों रियल हों। तो इसका मतलब इस रेंज में थीटा की हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमको मिल गया। देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन थीटा लाइंग बिटवीन π/4 एंड 3π/4। इसके अलावा जो बाकी रेंजेस हैं उनमें हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा। और साथ में आपको ये भी बताते चलें, सिमेट्री के कारण हम लोग सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ 0 से लेके पाई तक यहीं तक देखेंगे, और इसके बाद जैसा कर्व इधर बन जाएगा वैसा ही नीचे सिमिलर बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो अभी अगर हम पूरे 360 डिग्री के राउंड में चेक करते तो नीचे भी एक रेंज आ जाती यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो है आपकी 5π/4 से लेके 7π/4 यहाँ तक एक रेंज और आती है, क्योंकि जैसी ऊपर आ रही है वैसे ही नीचे भी आएगी। जैसे ये रेंज यहाँ तक हमको मिली है जिसमें हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिमिलरली नीचे इतनी रेंज ये भी होगी जिसमें कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। कर्व हमारा सिर्फ एक ये वाला रीजन है जिसमें एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा ये वाला रीजन है जिसमें एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन हम सिमेट्री के कारण पूरे राउंड द सर्कल नहीं चेक करेंगे, केवल ऊपर का हाफ सर्कल चेक कर लेते हैं। बाकी जैसा कर्व ऊपर हमको मिल गया वैसा ही हम सिमेट्री के कारण डायरेक्टली नीचे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके की सहूलियतें जो हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है वो कम हो जाए और जल्दी हम अपने कर्व की ट्रेसिंग कर लें। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व चेक कर चुके हैं। उसके बाद अब चलते हैं और एक पॉइंट, अगला पॉइंट होता है जिसमें हम लोग कई पॉइंट्स पर अपने कर्व की वैल्यू निकालते हैं, और उन पॉइंट्स की प्लॉटिंग की हेल्प से हमको कर्व ड्रॉ करने में मदद मिलती है। सो फोर्थ पॉइंट इज़ टेबल ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग थीटा की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यूज़ का पता लगाएंगे। कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स हम लोग ज़रूर रखेंगे, तब जाके कंप्लीट आइडिया मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर इस कर्व में है
कर्व को ज़रा आप सामने अपने रख सकते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू जब जीरो रखेंगे हम तो कॉस 0 1 होता है, और आर स्क्वायर ए स्क्वायर देगा तो आर की वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगी। यानी कर्व में एक वैल्यू इस पार मिलेगी प्लस ए, तो दूसरी वैल्यू इस पार मिलेगी माइनस ए। ठीक है, यहाँ माइनस ए होगा, यहाँ प्लस ए होगा। और अगली वैल्यू हम यहाँ पर उठाएंगे बीच में एक π/6 एक एंगल ले लेते हैं। तो π/6 पर जो है कॉस ये हो जाएगा π/3। π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, ए स्क्वायर बाई 2, जिसका अंडर रूट लेने पर हो जाएगा प्लस माइनस a/√2। तो a/√2 ये वैल्यू हो जाएगी π/6 पर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है π/4, जिस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि π/4 पर r 0 देता है। उसके बाद π/4 से 3π/4 के बीच में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। 3π/4 पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर r की वैल्यू फिर 0 मिलती है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आ जाएगा 5π/6। 5π/6 पर मतलब हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर इस जगह पर कोई वैल्यू होगी, और वो बिल्कुल सिमेट्री है चूँकि y एक्सिस की भी सिमेट्री है। तो जैसा इधर π/6 में मिला था वैसी ही वैल्यू इधर मिल जाएगी प्लस माइनस a/√2। और उसके बाद हम पाई पे पहुंच जाते हैं और वहाँ वैल्यू हमारी फिर से प्लस माइनस ए आ जाती है। तो बस इन वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए हमें अपने कर्व को ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूँकि हमारे कर्व में आर की मैक्सिमम वैल्यू ए है, ए इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, इसका मतलब हमारा कर्व पूरा का पूरा फाइनाइट है। और फाइनाइट कर्व होने के कारण हमारा कर्व इन्फिनिटी तक जाता ही नहीं है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं जा रही है, इसलिए इस कर्व में कोई एसिम्प्टोट्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एसिम्प्टोट तो तभी बनेंगे जब कर्व आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एसिम्प्टोट्स की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब चलिए बस हम अपने कर्व को ड्रॉ कर देते हैं, आखिरी काम जो बचा है। ये हमारी इनिशियल लाइन है, थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, ये थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन होती है। यहाँ पर हमारा पोल होता है। और जैसा कि हमने भी बताया था कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट ये है जिसको आप थीटा इक्वल टू प्लस π/4 कहेंगे, और दूसरी टेंजेंट ये थी हमारी जिसको आप थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 कहेंगे। इनके बीच में हमारा कर्व ड्रॉ होना है। यहाँ पर हमारे कर्व को इन लाइंस को टच करते हुए जाना है। अब देखिए, थीटा इक्वल टू 0 पर वैल्यू ए मिलती है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद ये वैल्यू आकर के यहाँ पर 0 हो जाती है। धीरे धीरे ये वैल्यू आके घटते घटते यहाँ पे आके ऐसे 0 हो जाएगी। यानी कर्व का आइडिया आपको लगाना है कि कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का कर्व। अब हमने पढ़ा था कि जैसा कर्व हमारा ऊपर है वैसा ही कर्व हमारा नीचे है। तो जैसा ये लूप ऊपर से दिख रहा है, लूप आके कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है कि वाई एक्सिस की भी सिमेट्री है। तो जैसा इस पार है वाई एक्सिस के, वैसा ही एग्जैक्टली ये लूप हमें इस पार भी मिलेगा। और ये लूप यहाँ पर आके आपको कंप्लीट कर देना है। बस ये दो जो लूप्स बन रहे हैं यही हमारा कंप्लीट कर्व है। और इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं कर्व के अंदर। तो आपने देखा कितनी सिंपली हम लोगों ने इस कर्व को ड्रॉ कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़े आराम से सारी बातें समझ में आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस सीरीज़ में सारे वीडियो जो पहले बने हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है चैनल को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, आपके लिए यूज़फुल कंटेंट मैं लाते रहूँगा इस चैनल के ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।